नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में लंबे समय से चल रहे संघर्ष का आखिर अंत हुआ और गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दे दिया गया। अब राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद इसको एक आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वर्ष 2020 और 21 के बजट सत्र के दौरान ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी। अब इसे आधिकारिक स्वरूप भी दे दिया गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि इससे दूरस्थ क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। गैरसैंण उत्तराखंड के पहाड़ी जिले चमोली में पड़ता है और ऐसे में उम्मीद है कि अब पर्वतीय क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। गैरसैंण में ई विधानसभा बनेगी। सचिवालय के 17 अनुभाग ई ऑफिस में बदले जा चुके हैं और सीएम त्रिवेंद्र ने कहा है कि ब्लॉक स्तर पर जितने भी दफ्तर हैं उन्हें ई ऑफिस बनाने का प्रयास जारी है ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। हाँ, आज फिर एक ऐतिहासिक दिवस है। जैसे गैरसैंण में 3 या 4 मार्च को हमने 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी और आज उसका विधिवत शासनादेश हो चुका है। और उत्तराखंड की जनभावनाएं और तमाम वो लोग जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और उनके अलावा भी तमाम लोगों ने उस समय बहुत खुशी जाहिर की थी इसमें, चाहे पत्रकार हों, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी उस निर्णय पर बहुत बधाई दी थी। तो आज मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन सब की इच्छा आज पूर्ण हो चुकी है। उत्तराखंड में निश्चित रूप से एक ऐसे समय में जब कोरोना जैसी महामारी से सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं, चिंतित भी हैं, तो उसमें ये खबर उनको सुकून देगी। कितना फायदा इससे पूरे प्रदेश को होने वाला है? देखिए, इसके परिणाम तो दीर्घकालिक होंगे और राज्य के भविष्य को, राज्य के चाहे विकास की यात्रा होगी, ये लंबे समय तक, या हम ये कहें कि उत्तराखंड राज्य के भविष्य पर इसकी सदैव छाया पड़ती रहेगी और लोग उसको महसूस करते रहेंगे। हाँ, तो चलिए, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब बाकायदा इसके लिए आदेश भी जारी हो जाएंगे। अब बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ तो रतन नेगी जुड़ चुके हैं। रतन, किस तरीके से देखा जाए, एक तो लंबा इंतजार करना पड़ा, बड़े संघर्ष भी हुए, प्रदेश भी अलग बना, फिर गैरसैंण को लेकर के, राजधानी को लेकर के एक बड़ा संघर्ष हुआ। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर औपचारिक रूप से भी घोषणा भी हो गई, राज्यपाल के हस्ताक्षर भी हो गए। कैसे देख पा रहे हैं, उत्तराखंड के लिए कितना अहम? देखिए, थोड़ा अगर हम मार्च के महीने चले जाते तो इस पर विराम मार्च के महीने लग गया था। 4 मार्च 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण से की थी और जब उन्होंने ये घोषणा की थी तो अब तक प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री हैं उन पर भारी त्रिवेंद्र रावत हो गए थे, क्योंकि पहाड़ का सपना था, पहाड़ की राजधानी पहाड़ हो। और आज महामहिम राज्यपाल ने भी यहाँ पर अपनी संस्तुति यहाँ पर दे दी, यानी कि आदेश यहाँ पर जारी हो गए। तो अब उत्तराखंड की बात की जाए तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण होगी। उत्तराखंड 2 राजधानी वाला प्रदेश यहाँ पर हो गया है। जो जोश और जुनून देखने को मिल रहा था वो 4 मार्च को जो देखने को मिला वो आज भी देखने को मिला। अगर कोरोना काल का समय न होता तो आज भी देहरादून के अंदर होली और दिवाली और पटाखों का सिलसिला लगातार यहाँ पर चलता रहता। लेकिन अगर इसकी दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहाँ पर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। उन्होंने शुभकामनाएं यहाँ पर जरूर दी है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार ये तो बताए कि प्रदेश की स्थायी राजधानी कहाँ बनेगी। स्थायी राजधानी का सवाल आज भी खड़ा है, क्योंकि 20 साल बाद उत्तराखंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो मिल रही है, लेकिन देहरादून अस्थायी राजधानी है और स्थायी राजधानी का मुद्दा अभी भी अटका हुआ है। वहीं अगर राज्य आंदोलनकारियों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि स्थायी राजधानी गैरसैंण से नीचे कुछ मंजूर नहीं। तो राज्य आंदोलनकारी इस बात को कह रहे हैं।
वहीं अगर 2017 के चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था कि कैशरण को हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे यदि हमारी सरकार आएगी। तो आप कह सकते हैं 3 साल के अंदर त्रिवेंद्र की सरकार ने यह महत्वपूर्ण बड़ा वादा निभाया है। जो उनका विजन डॉक्यूमेंट था उसके अनुसार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात थी, जो त्रिवेंद्र की सरकार ने बना डाली है। अब त्रिवेंद्र की सरकार के आगे चुनौती है अब पहाड़ के विकास की, गैरसैंण के विकास की। तो पहाड़ में अफसर बैठेगा, ग्राउंड जीरो पर वो रहेगा, तो पानी हो, बिजली हो, गांव के लोगों की मूलभूत समस्या हो, अंतिम गांव के अंतिम व्यक्तियों के दर्द को समझेगा। और निश्चित तौर से देहरादून के सचिवालय में बैठने के बजाय जब पहाड़ से सरकार चलेगी, पहाड़ में अधिकारी बैठेंगे, तो निश्चित तौर से पहाड़ का जो दुख दर्द है वो कम होगा। पानी और जवानी पहाड़ के काम आएगी। इस बात को लगातार कहा जा रहा था, कहा जा रहा है। अब चुनौती है अधिकारियों के आगे कि त्रिवेंद्र रावत के सपने को वो पूरा करते हुए नजर आए, पहाड़ का विकास हो और रिवर्स प्लान हो। बहुत शुक्रिया रतन इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो देहरादून से ही खबर है, पूर्व सीएम ने त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को सराहा है और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना एक अच्छा फैसला है, ये बात हरीश रावत ने कही। लेकिन हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है कि अब सरकार ये भी बता दे कि स्थायी राजधानी आखिर कहां है। यानी कि एक तरफ तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना एक अच्छा फैसला है, ये बात कही गई पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से। लेकिन अगला ही सवाल यह भी पूछा गया सरकार से, क्योंकि अब ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई गैरसैंण, अस्थायी राजधानी हो गई देहरादून, तो फिर उत्तराखंड की राजधानी स्थायी है क्या, इसका जवाब भी अब सरकार को देना चाहिए। ये सवाल भी पूछा गया है पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून से बड़ी खबर है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना एक अच्छा फैसला है, लेकिन अब त्रिवेंद्र सरकार से हरीश रावत ये जवाब मांग रहे हैं कि सरकार ये भी बता दे कि स्थायी राजधानी आखिर कहां है उत्तराखंड की। खबर हरिद्वार से है, जहां पे कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं और उसके बाद बॉर्डर पर लोगों के सैंपल लिए गए थे। इसमें 3 रुड़की से, 1 रुद्रप्रयाग, 1 मरीज सहारनपुर का निवासी बताया जा रहा है। कोरोना मरीज को वापस भेज दिया गया। कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद से सभी लौटे थे और बॉर्डर पर सभी के सैंपल लिए गए। 3 रुड़की से मामले, 1 रुद्रप्रयाग का भी मरीज इसमें बताया जा रहा है। सहारनपुर के निवासी जो कि कोरोना मरीज पाया गया उसको वापस भेज दिया गया। कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से सभी लौटे थे। ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उसमें हरिद्वार में भी आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के 5 नए केस हरिद्वार से सामने आए हैं। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, 5 नए मामले हरिद्वार में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए आज 5 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के हरिद्वार में आए हैं, जिसमें 3 तो रुड़की के रहने वाले हैं और 1 जो शख्स है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है और 1 उसमें रुद्रप्रयाग का रहने वाला है। तो जो सहारनपुर का रहने वाला था उसे तो सहारनपुर के लिए ही भेज दिया गया है, लेकिन जो अन्य हैं उन्हें यहीं पर क्वारंटीन रखा गया है। लगातार जो बड़ी चिंता का विषय है कि हरिद्वार में जो कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। डेली 2-4 मामले नए आते हैं, तो अपने आप में जो संख्या है लगातार वो बढ़ती जा रही है। रोज कोरोना बम कह सकते हैं कि हरिद्वार में फूट रहा है और लगातार संख्या कोरोना पॉजिटिव की बढ़ रही है। शुक्रिया धर्मेंद्र बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी देहरादून से है, जहां पे निकाय क्षेत्र में फिलहाल कोई गतिविधि नहीं शुरू होगी। 4 धाम यात्रा कब शुरू होगी देवस्थानम बोर्ड ये तय करेगा। अन्य राज्यों के श्रद्धालु नहीं आ सकेंगे। आज से आपको बता दें, मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल इत्यादि को खोल दिया गया है, लेकिन 4 धाम यात्रा कब से शुरू हो देवस्थानम बोर्ड इस पर फैसला लेगा। अन्य राज्यों के श्रद्धालु अभी नहीं आ सकते हैं, यानी कि उस पर पाबंदी पूर्व की तरह ही बरकरार रहेगी। तो आज से मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट ये सब खोला गया है, लेकिन फिलहाल 30 जून तक 4 धाम यात्रा नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 धाम यात्रा को फिलहाल अभी भी पाबंदी इस पर जारी रहेगी। निकाय क्षेत्र में इसके अलावा कोई गतिविधियां नहीं होंगी, यानी कि देहरादून का जो निगम क्षेत्र है वहां पर किसी भी प्रकार की गतिविधि की अभी कोई इजाजत नहीं है। और अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु आते थे 4 धाम यात्रा के लिए, अभी उनको भी पाबंदी उनके ऊपर भी जारी रहेगी, यानी कि अभी 4 धाम यात्रा कम से कम 30 जून तक नहीं होगी। ये फौरी तौर पर यह फैसला लिया गया है और ये यात्रा कैसे हो, इसका खाका क्या हो, यह देवस्थानम बोर्ड तय करेगा। तो देवस्थानम बोर्ड के साथ जो निर्णय लिया जाएगा और ये बोर्ड तय करेगा कि 4 धाम यात्रा को शुरू कब से करना है, इसकी शुरुआत कब से करनी है, लेकिन 30 जून तक पाबंदी जारी रहेगी। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर है। इसके अलावा निकाय जो क्षेत्र हैं वहां पर कोई गतिविधि नहीं होंगी, यानी कि वहां पर पाबंदी लॉकडाउन की ही तरह लागू रहेंगी, यानी कि उन इलाकों में भी अभी किसी तरह की छूट की फिलहाल जानकारी नहीं है।
और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि चारधाम यात्रा को भी 30 जून तक अभी फिलहाल बंद रखा गया है, यानी कि 30 जून तक किसी प्रकार से चारधाम यात्रा में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और देवस्थानम बोर्ड के ऊपर अब ये डाल दिया गया है। देवस्थानम बोर्ड मिल बैठकर ये फैसला करेगा कि आखिर चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है वो कब से होनी चाहिए, उसकी तारीख क्या होनी चाहिए, और फिर जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन कैसे हो, वो व्यवस्थाएं कैसे सुनिश्चित हो, ये सारी चीज़ें निर्धारित अब देवस्थानम बोर्ड को करनी होंगी। चमोली से हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़ गए जानकारी के साथ। देवेंद्र, ये बताएं कि फिलहाल 30 जून तक चारधाम यात्रा नहीं होगी, देवस्थानम बोर्ड इस पर फैसला लेगा, और क्या जानकारी? देखिए, देवस्थानम बोर्ड और सरकार तो यात्रा जो शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार थी केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। लेकिन चमोली जिले के बद्रीनाथ की बात करें तो जो स्थानीय हकूकदारी हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, और इसकी यही नहीं, मुख्य जो पुजारी रावल हैं और होटल व्यवसायी, सब का ये कहना था कि 30 जून तक यात्रा शुरू करना, किसी खतरे को आमंत्रण देना होगा। और यही आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई और हकूकदारियों ने, स्थानीय लोगों ने अपनी जो मंशा, अपना जो निर्णय है सुना दिया है। तो जिला अधिकारी का भी कहना है कि जो स्थानीय लोगों की मंशा है उसको संस्तुति सहित शासन और देवस्थानम बोर्ड को भेज दी गई है। उम्मीद है कि जो स्थानीय लोगों की राय है उसी के अनुसार देवस्थानम बोर्ड निर्णय लेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बद्रीनाथ में अगर यात्रा शुरू की जाती है तो होटल व्यवसायी होटल खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में यात्री कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, ये चुनौती सबसे बड़ी सरकार और प्रशासन के सामने है। इसलिए प्रशासन और सरकार जो है हकूकदारी और स्थानीय लोगों की रायशुमारी कर ही कोई कदम आगे उठाना चाहती है। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तिथि में परिवर्तन किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 जून से 25 जून के बीच में परीक्षा होगी। सचिव शिक्षा मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में परिवर्तन हुआ है, बड़ी खबर है। और अब 22 जून से 25 जून के बीच परीक्षा होगी और सचिव शिक्षा मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन भी किया गया है इस पूरे मामले में। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से अब जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनकी तारीखों में परिवर्तन कर दिया गया है, यानी कि परीक्षाओं की जो तारीख पहले थी अब उनमें परिवर्तन हुआ है और 22 जून से 25 जून के बीच में अब ये बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। ये जानकारी फिलहाल अभी सामने आ रही है, क्योंकि सचिव शिक्षा मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रतन नेगी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। रतन, ये बताएं कि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी खबर है, बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन हुआ है। अब देखिए, निश्चित तौर से जो अभी पेपर अभी बचे हुए थे, पहले हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बात की जाए तो पहली तारीख जो तय की गई थी वो 20 जून से 23 जून थी। लेकिन आज शाम की अगर बात किया, लगभग 4 बजे के बीच में जो नया आदेश निकला है तो 22 जून से लेकर 25 जून तक यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के वो पेपर कराए जाएंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 21 जून तक से पहले और 21 जून तक तमाम स्कूलों को यहाँ पर सैनिटाइज कराने का काम लगातार जारी रहेगा। तो जो तारीख पहले 20 से 23 जून हो रही थी, अब उसको बदल करके 22 से 25 जून यहाँ पर कर दिया गया है। और 21 जून तक जो तमाम स्कूल हैं जहाँ पर बोर्ड परीक्षाएं होनी है उनको यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा और जो नियम है उस नियम को भी यहाँ पर बरकरार रखा जाएगा। शुक्रिया रतन इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो वहीं जिला प्रशासन के साथ साथ हकदारी व्यापारियों, होटल धर्मशाला संचालकों, पुजारियों की बैठक में 30 जून तक बद्रीनाथ मंदिर न खोलने का एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। यह प्रस्ताव प्रशासन ने देवस्थानम बोर्ड को भेज दिया है। अब कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बद्रीनाथ के धर्माधिकारी, हकूकधारियों और व्यापारियों ने कोरोना के चलते 30 जून तक बद्रीनाथ यात्रा न चलाने का प्रस्ताव दिया है। प्रशासन ने भी बैठक के प्रस्तावों को देवस्थानम बोर्ड और सरकार को भेजा है। निर्णय देवस्थानम बोर्ड को करना है और पुलिस का यह कहना है कि यात्रा को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। यात्रा खुलने तक स्थानीय व्यवसायियों को पुलिस की अनुमति जरूरी है। तो वहीं आज 77 दिन के बाद हरिद्वार के मठ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। 22 मार्च से कोरोना संकट के कारण सभी मंदिर, मठ इत्यादि बंद थे। अब केंद्र सरकार के निर्देश के बाद आज से मठ मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए, लेकिन श्रद्धालु अभी भी बेहद कम संख्या में मंदिरों और गंगा घाट में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं।
अभी लोगों में कोरोना वायरस का खौफ है और ऐसे में हरिद्वार में शिव की ससुराल कनखल, प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर, हर की पैड़ी, माया देवी मंदिर, शीतला माता मंदिर, तारा देवी मंदिर और गुरुद्वारे जनता के लिए खोले गए। इस मौके पर अरदास भी की गई। वहीं दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सबसे पहले सुबह की आरती की गई। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर को गंगाजल से धोया गया। साथ ही मंदिरों में आने से पहले श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने के लिए कहा गया और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भी सैनिटाइज करने के बाद उनके मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं है। तो कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने केंद्र सरकार की एक 3 सदस्यीय टीम हल्द्वानी पहुंची, जहां पर उन्होंने नैनीताल जनपद में कोरोना के चलते की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ये टीम सबसे पहले हल्द्वानी के मोतीनगर कोविड-19 केयर सेंटर पहुंची, जहां पर उन्होंने सीएमओ और जनपद के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और कोरोना के चलते क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इस पर विस्तृत चर्चा भी की। ये टीम उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर है, जो कि अब तक टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिलों का दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। ये टीम जिले के ग्रामीण इलाकों में भी जाएगी और इस टीम के सदस्यों ने यह भी बताया है कि उत्तराखंड में प्रवासी लोगों के आने से जो अचानक से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसके चलते भी ये फीडबैक लिया जा रहा है। यहाँ पे सडनली कुछ केसेस बढ़ गए थे, तो मैडम की निगरानी में शी इज़ द जॉइंट सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हम नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल से है एंड ये हम स्टेट को जो स्टेट अपने आप जो कर रहा है उसमें टेक्निकल असिस्टेंस देने आए हैं, ऐसा कोई कमी निकालने नहीं आए हैं। एंड हमने जो पाया आप सबके सामने ही हमने भी देखा कि बहुत अच्छे से ये जो फैसिलिटी है मेंटेन हो रही है, जहां पॉजिटिव केसेस को रखा गया है और एक निश्चित अवधि के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे कुछ और चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें, जो हम अभी जाके और डीएम साहब से पूरा एक चर्चा करेंगे और अपना टेक्निकल जो भी इनपुट हमें देना होगा वो देंगे। ओवरऑल जो अभी तक हमने पाया है, उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस है और रेडीनेस असेसमेंट उसको रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम का यहाँ पे दौरा था और मैदान के कोविड केयर सेंटर्स और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के निरीक्षण के पश्चात आज पहाड़ की कुछ फैसिलिटीज़ भी विज़िट करेगी और बेस्ड ऑन विज़िट और फाइंडिंग्स उसमें फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और हमें जो फीडबैक मिलेगा उसके अनुसार हम अपनी इम्प्रूवमेंट्स भी एग्जीक्यूट करें। तो 8 जून से उत्तराखंड में धार्मिक प्रतिष्ठान खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल चारधाम यात्रा की शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि शासन ने चारधाम संबंधित जिला अधिकारियों को देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और तीर्थ पुरोहितों और उनके हकधारियों के साथ बैठक के बाद ही फैसला लेने को कहा है। अब सरकार के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का भी यह कहना है कि चारधाम यात्रा क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक होगी और उसके बाद ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल 8 जून की गाइडलाइन में चारधाम क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया। अभी जो भारत सरकार की गाइडलाइन अनलॉक डाउन 2 उसकी आ गई है, राज्य सरकार ने अपनी जारी की है, उसमें जो आज से मुझे संभावना है कि डीएम अपने स्तर पर जारी करेंगे। हमने सारी गाइडलाइन डीएम को भेज दी है और उसमें अभी चारधाम यात्रा जो हमारा देवस्थानम बोर्ड है वो निर्णय लेगा, उसमें समय लग सकता है। देहरादून नगर निगम में थोड़ी अभी दिक्कतें नहीं खोली गई हैं। बाकी प्रदेश के अंदर जिलाधिकारी मुझे लगता है कि आज अपना पूरा जारी करके और विधिवत रूप से सारे हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे मॉल हैं, हमारे इस प्रकार के जो है, अभी जो गाइडलाइन 3rd आएगी, लॉकडाउन 3rd, उसमें स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है इत्यादि ये होंगी। तो मैं समझता हूँ कि अभी इसमें और समय लगेगा। अभी तो देवभूमि उत्तराखंड में भी भगवान के दर को कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन के तहत लॉक कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक 1 के जरिए अब जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है और इसी के तहत 8 जून से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क की अनिवार्यता के साथ धार्मिक स्थलों को खोला गया है। अब जैसे ही भगवान के दर पूजा के लिए खुले, लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। साथ ही सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किए जाने की बात सभी ने कही। इससे कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके।
उधर मसूरी के कैंपटी फॉल के व्यापारियों ने 8 जून से होने वाले अनलॉक को लेकर के एक फैसला लिया है कि 7 दिनों तक फिलहाल कैंपटी फॉल को नहीं खोलेंगे। कैंपटी फॉल व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुंदर सिंह रावत और सदस्य रमन सिंह ने कहा है कि कैंपटी फॉल विश्व विख्यात पर्यटन स्थलों में से एक है और ऐसे में यहाँ पर देश विदेश से रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लग गया है। इससे कैंपटी फॉल फिलहाल पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। कैंपटी फॉल से जुड़े लोगों का व्यापार भी ठप है। उन्होंने लेकिन यह भी कहा है कि 8 जून से देश में अनलॉक किया जा रहा है, ऐसे में देश के राज्यों से पर्यटक यहां पर पहुंचेंगे जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैंपटी फॉल क्षेत्र में आसपास के गांव के कई लोग भी काम करते हैं और अगर यहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैला तो फिर इसका असर आसपास के गांव तक भी पहुंचेगा। तो वहीं उत्तराखंड में अनलॉक 1 के दौरान लोगों की जिंदगी की गाड़ी भले ही पटरी पर उतरती हुई नजर आ रही हो, लेकिन कोई फिर से अपने कामकाज की तरफ भागता भी नजर आ रहा हो, पर वो ये भूल गए हैं कि अनलॉक हम हुए हैं, कोरोना वायरस नहीं हुआ है। देहरादून के बाजारों में धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई और अनलॉक 1 का फेज चरण चल रहा है और आपको देहरादून का बाजार दिखा रहे हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक दूरी का पालन लगातार नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, उत्तराखंड की पुलिस भी लगातार दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कहाँ है सामाजिक दूरी, कहाँ है सोशल डिस्टेंस। आपको तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई देंगी कहाँ वो गोले रह गए हैं और कहाँ लोग खड़े हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं सामने बोर्ड भी लगा है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु सभी से अनुरोध है कि 1 मीटर की सामाजिक दूरियां बनाइए, लेकिन आपको इस दुकान में क्या कहीं पर सामाजिक दूरियां बनती हुई नजर आ रही है? जवाब मिलेगा नहीं। सामने तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानदार है, लगातार सामान दे रहा है, लेकिन सामाजिक दूरियां बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और ऐसी तस्वीरें आपको और यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे। गोले यहाँ तक के खत्म हो गए। ये सामने इस दुकान में भी देख सकते हैं, ये सामने आपको बोर्ड ऊपर नजर आएगा डीआईजी अरुण मोहन जोशी का, और ये आप देखिए सामने सामाजिक दूरियां, ये सामाजिक दूरियां नहीं है। कैमरा यहाँ पर आया तो शायद अब दुकानदार यहाँ पर हल्ला मचाते हुए नजर आएंगे। ये देखिए तमाम इस बाजार के तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए दुकान देखिए, इस दुकान में देखिए सामाजिक दूरियां यानी सोशल डिस्टेंस नहीं है, जबकि जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है। सामने दुकानदार भी बड़े आराम से सामान दे रहा है, ना ही सामाजिक दूरियां बना रहा है। कहाँ गोले हैं और क्या कंडीशन है? जब देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले 50, 60, 70 थे तब यहाँ पर सोशल डिस्टेंस दिखाई दे रहा था, लेकिन आज की अगर बात की जाए तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज देहरादून में अगर बात की जाए तो 350 से ज़्यादा का आंकड़ा यहाँ पर कोरोना संक्रमण का है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बाजार को आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो 1500 से अधिक पहुँच गया है। पुलिस को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी सामाजिक दूरियाँ आपको इस बाजार के अंदर बनती हुई नजर नहीं आएंगी। तमाम दिक्कतें यहाँ पर हैं। महत्वपूर्ण ये बाजार है, यहाँ से मुख्यमंत्री आवास की दूरी महज 4 किलोमीटर है। और इस बाजार की आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज जब जरूरत है सोशल डिस्टेंस बनाने की तो आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं तस्वीरों में आप किस तरह से लोग चिपके आपस में घूम रहे हैं। क्या यहाँ पर आपको कहीं पर सामाजिक दूरियां बनती हुई नजर आ रही है? नहीं नजर आएगी। तो इन तस्वीरों को देख करके आप कह सकते हैं कि देहरादून के इस बाजार में ही नहीं, देहरादून के कई बाजारों में ऐसी तस्वीर लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ भी अगर आपको दिखाएंगे तो जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ पर सामाजिक दूरियाँ नहीं बनती हुई नजर आ रही। सामने आपको मित्र पुलिस भी नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर अब शायद मित्र पुलिस हो या सरकार हो, उन्होंने जनता को जनता के हवाले छोड़ दिया है। कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि भैया कोरोना काल में अब कोरोना के साथ ही जीना होगा, अब आपको खुद यहाँ पर नियमों का पालन करना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। और जनता ना नियमों का पालन कर रही है और ना दुकानदार नियमों का पालन यहाँ पर कराते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि उत्तराखंड के अंदर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के मामले 1500 से अधिक यहाँ पर आने वाले दिनों में नजर आएंगे। सुहास के साथ रतन नेगी, देहरादून। उधर रामनगर में कार्बेट नेशनल पार्क में बाघिन ने हमला कर दिया और बाघिन के हमले में वन कर्मी घायल हो गया। अब बिजरानी रेंज में बाघिन की तरफ से हमला हुआ है। हाथी गणना की टीम पर बाघिन ने हमला कर दिया। घायल वन कर्मी को फिर अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। रामनगर से बड़ी जानकारी है, बिजरानी रेंज बताया जा रहा है जहां पे बाघिन ने हमला कर दिया। हाथी गणना हो रही थी, एक टीम लगी हुई थी और इस दौरान बाघिन की तरफ से हमला किया गया। ये बड़ी जानकारी। तो मनरेगा में धांधलियों का मामला आम बात नहीं है, लेकिन इस बार बगैर दिहाड़ी मजदूरी किए ही मनरेगा के श्रमिक धनराशि ग्रामीणों के खातों में डाल दी गई है। मामला टिहरी के जौनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मझगांव का है, जहां पर मनरेगा में अजीब खेल सामने आया है। अब बगैर काम किए प्रधानमंत्री के इशारे पर उन्होंने अपने चहेतों के खातों में मनरेगा की धनराशि पहुंचा दी।
मामला खुलकर जब सामने आया तो फिर प्रधानपति ने खातों में डाली गई धनराशि को वापस मांगने का दबाव ग्रामीणों पर बनाया। हालांकि दबाव में कुछ ग्रामीणों ने धनराशि को लौटाया भी, लेकिन अधिकांश नाराज ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय सेलवाड़ी में जमा होकर प्रधानपति की इस करतूत की निंदा करते हुए निर्माण कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा दिया। उधर उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और हरिद्वार जिले में भी अब तक 122 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसमें हरिद्वार जिले के 14 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। साथ ही साथ कोरोना ने पुलिस डिपार्टमेंट में भी अब अपनी दस्तक दे दी है। इसमें मैंगलोर कस्बे की चौकी में तैनात एक कांस्टेबल में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया यह भी जा रहा है कि कांस्टेबल 2 दिन पहले बुखार से पीड़ित हुआ, जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर सिपाही को होम क्वारंटीन रहने के आदेश दिए गए। उधर वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत आज कोटद्वार के सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचकर आचार्यों की इस आपदा की घड़ी में हौसला अफजाई करने पहुंचे। मंत्री ने 110 आचार्यों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए खाद्यान्न किट और 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी उनको दी। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में शिशु मंदिर, विद्या मंदिर अपने चलते हैं, क्योंकि इनके आचार्य भाई बहनों को बहुत अल्पभोगी कर बहुत कम वेतन मिलता है और कम वेतन में ये जिस तरह हमारे बच्चों को एक सर्वांगीण नागरिक बनाने का काम कर रहे हैं, इस आपदा की घड़ी में मैंने अपनी ओर से इनको एक राशन का किट और इनको प्रत्येक आचार्य भाई बहन को 110 आचार्य भाई बहन हैं पूरे नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र में, सबको 5-5 हजार रुपये की धनराशि इनके सम्मान स्वरूप इनको मैंने दी है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।